नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। अभी हमारा जो चैनल था कुछ समय के लिए कुछ विशेष परिस्थिति की वजह से कुछ डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब हम लोग करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ की जो करेंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया का करेंट अफेयर है, उसको लेके हम लोग ले आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम इस महीने की जो मई महीने का जो 2026 का है वो करेंट अफेयर हम लेके आएंगे। और आप लोगों के लिए खास तौर पे जो जितने सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उन सब के लिए जहाँ तक हमारा कंपटीशन योगदान में जितना भी हमारा योगदान हो सकता है हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है इंडिया सेक्शन का करंट अफेयर है मई 2026 का। ठीक है, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, बैंकिंग का, डिफेंस से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, या इन्वायरमेंट साइंस हो गया, या स्पोर्ट अवार्ड्स हो गया, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो नंद सर ऑनलाइन क्लास हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये मई 2026 का है, पूरा ऑल अबाउट करंट अफेयर। ये आपके लिए जो कौन से एग्जाम के लिए सीजीपीएससी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे हमारा जो 26 पीएससी मेंस की तैयारी जो करने वाले हैं, ठीक है, और अभी जो हाल ही में इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, इंटरव्यू होने वाला है, 2 महीने में पेपर चेक हो जाएगा, उनके लिए भी उपयोगी रहेगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी चयन मंडल हैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सब के लिए यह जो हमारा जो करेंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं मई 2026 को एक नए ही बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ में। मई 2026 एक उभरते भारत की रूपरेखा कहा गई है। ठीक है, उभरते भारत की रूपरेखा जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा जैसे कि ये भारत का जो मैप है इसको समझने की भी हमें ज़रूरत है कि हमारा जो ये फॉरेस्ट रिजर्व वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये इलाका और ये एमपी का इलाका यहाँ फॉरेस्ट है, तो यहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा ये अलग होता है। ठीक है, प्लस नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो गया, या हमारा पहाड़ी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो गया। तो अगर जिस क्षेत्र को हम डिवाइड वाइज करते हैं तो उसका डेवलपमेंट, उनका विकास भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विकास के कुछ प्रमुख स्तंभ जो मई 2026 हैं, ठीक है, इसमें इंडिया सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें नए देखने को मिला है ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो एक है सुदृढ़ स्वास्थ्य। ठीक है, हम हेल्थ के क्षेत्र में देखेंगे कि हमारा हेल्थ के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुआ है। दूसरा हमारे टेक्निक के क्षेत्र में हम देखेंगे, डीजी यात्रा के बारे में अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये तीसरा हमारा जो है समृद्ध कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, और हमारे रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। ठीक है, 4 स्तंभ माना गया है विकास का। तो सबसे पहले हम ये हो गया हमारा स्वास्थ्य का। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुआ है। जैसे कि देखिए, कुल प्रजनन दर कितना है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, इसको हम लोग बोलते हैं NFSH। NFSH क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि एक समग्र रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट कब जारी किया था, ये 6 नंबर का है, मतलब इससे पहले 5 बार हो चुका है। तो 2023 और 24 में, 2023-24 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसका स्वास्थ्य प्रभाव का डैशबोर्ड अभी तैयार किया गया है मई महीने में, और इसको पूरा संपूर्ण 715 जिले जो इंडिया के लगभग मोस्टली जितने भी जिले हैं उसको पूरा कवर किया गया है। और कितने लाख परिवार हैं, 6,80,000, लगभग 6,79,000। ठीक है, 6,79,000 परिवार को टोटल इसके अंदर सर्वे में शामिल किया गया। तो क्या क्या देखने को मिला हमें, सबसे पहला है प्रजनन दर। ठीक है, प्रजनन दर कितना आ चुका है, 2.0% पर स्थित है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई, तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता है बच्चों कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत में जैसे कि 2 है, एक मम्मी है ना, तो एक मम्मी और एक पापा हो गए, तो इनसे क्या होंगे, एक बच्चे हुए। तो अब ये दोनों कल के डेट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या, एक ही बच्चे, लेकिन अगर यही 2 बच्चे करते हैं ना, 2 बच्चे करते हैं तो 2 लोग तो खत्म हुए, तो 2 क्या हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। अब पहले क्या होता था, बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, 3 बच्चे हो गया, 4 बच्चे हो गया, 5 बच्चे हो गए, तो ये 2 खत्म हुए, तो ये 2 तो खत्म हुए, लेकिन ये 3, 4, 5 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता था। तो इसको ऐसे ही मान के चलिए कि 2.0 है, मतलब 2 बच्चे मम्मी पापा हैं तो 2 बच्चे आए, मतलब इससे हमारा जनसंख्या क्या है, कहीं ना कहीं स्थिर रहेगा। ठीक है, पहले ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट था जनसंख्या, ये 2.0 से ज़्यादा होता था, 2.2 ऐसे कुछ चलता था, 2.5 भी चला है बीच में।
तो वो धीरे धीरे कम होते गए। अब कहीं ना कहीं हमारी जो भारत की जनगणना है, जनसंख्या है, वो स्थिरता के संकेत दे रहे हैं 2.0 से। दूसरा जो रिपोर्ट आया है वो आया है प्रसव पूर्व देखभाल का। प्रसव पूर्व देखभाल क्या होता है कि कोई भी जैसे महिला है ना, तो उनका क्या है कि गर्भवती का 9 महीने का जो चलता है, तो उसके पहले देखभाल उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि लोग ना स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे जाता था, काम करते ही रहते थे। तो अब उसके लिए क्या हो चुका है, प्रसव पूर्व देखभाल में अभी 95% लगभग जो महिलाएं हैं वो प्रसव पूर्व देखभाल के कवरेज में शामिल है, जिसमें उसको खास तौर पे जो पोषण सुरक्षा हो गया ना, उसको क्या क्या खिलाना पड़ेगा, क्या क्या टीका लगेगा, आपका वजन कितना बढ़ रहा है, ठीक है, आप में ये सारा चीज़ें कम है कि ज़्यादा, ये सारा चीज़ें देखा जाता है। तीसरा जो है स्वास्थ्यगत प्रसव है। स्वास्थ्यगत प्रसव हो चुका है 88 से 90%, ठीक है। पहले ये संस्थागत प्रसव मतलब संस्था में, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, यहाँ संस्था पे आपकी डिलीवरी होती थी। पहले क्या होता था, गांव में होते थे, तो गांव में क्या है कि दाई माँ ये सारे लोग करते थे, और कई बार क्या होता था कि उससे महिला और बच्चों की जान जाने के खतरे बहुत ज़्यादा होते थे, जो कि अब बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो संस्थागत जो प्रसव है वो 88% से बढ़ के कितना हो चुका है, 90% हो चुका है। कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, लगभग 2% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज अगर हम लोग बात करें, आयुष्मान भारत हो गया, आरोग्य निधि हो गया, जितने संगठित क्षेत्र में जो बीमा कराते हैं, वो पहले 41% था हेल्थ इंश्योरेंस, अब वो कितना परसेंट हो चुका है, 60% हो चुका है, लगभग 19.2%। सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों, जितने भी एग्जाम आपके इस साल होने वाले हैं, ठीक है, या अगले साल के मेंस तक के, लगभग ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डाटा पूछा जाता है। तो एक 40% स्वास्थ्य बीमा कवरेज था, वो 60% हो चुका है, 19% बढ़ा है। बौनापन, स्टनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कुपोषण के जो 4 या 5, हाँ खास तौर पे कुपोषण के 5 जो लक्षण होते हैं, उनमें से एक लक्षण होता है बौनापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टनिंग ना, कि आपका उम्र के साथ में आपकी ऊंचाई क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक। तो उम्र के साथ में अगर आपका ऊंचाई नहीं बढ़ता है तो उसे बौनापन बोलते हैं। तो ये 35% के आसपास था, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुपोषण से मुक्त हो रहा है, और ये कहाँ पर आ चुका है, 29.3% पे आ चुका है, ठीक है। 35 से 29.3%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कुपोषण से मुक्ति मिल रहा है बच्चों को। उसके बाद चौथा चीज़ है पूर्ण टीकाकरण। टीकाकरण जो होता है, चाहे उसमें मम्मी का हो गया या बच्चे का हो गया, तो पूर्ण टीकाकरण में पहले 83% था, वो 87% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि टिटनेस का टीका लगता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीका लगता है जो बच्चों में 2.5 साल 1.5 साल, और तो अलग अलग चरण पे टीका लगता है। वो सारा टीकाकरण का कवरेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे बच्चों में पोलियो, टिटनेस या कोई भी अनुवांशिक बीमारी या अदर वायरस वो कम होते जा रहा है, ठीक। स्वास्थ्य बीमा कवरेज देखिए, पूरा ओवरऑल बीमा बात करें तो ये 60% पे आ चुका है, इसको तो हम लोग कर लिए। अत्यधिक कमजोरी, वेस्टिंग, ठीक है, वजन कम होना बोलते हैं ना, हाँ, कि आपको उम्र के साथ में आपका वजन कम है, नहीं बढ़ रहा है, पहले वो 7.7% पे था, अब ये भी कम होते जा रहा है 5.2% के साथ। तो ये सारा डाटा जो है कहीं ना कहीं हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का है। एक बार रिवाइज करते हैं, देखो, टोटल प्रजनन दर 2%, प्रसव पूर्व देखभाल 95.9%, संस्थागत प्रसव हो चुका है 90%, स्वास्थ्यगत बीमा हो चुका है 60%, 41 से बढ़ के, बौनापन कम हो गया 29.3%, वेस्टिंग अत्यधिक कमजोरी भी कम हुआ है 5.2, और पूर्ण टीकाकरण बढ़ चुका है 87%, 83 से 87%, ठीक है बच्चों। और जितने सारे हमारे कंपटीशन में, खासतौर पे इंटरव्यूज पे भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, ये 2023-24 में इसको जारी किया गया था। इसको कौन जारी करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके सहयोग से जारी किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल पॉपुलेशन साइंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो IIPS या IISP बोलते हैं इसको, IISP, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिजिटल स्वास्थ्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, ठीक है। अभी इस बार का जो स्वास्थ्य में था, इस महीने का जो करंट अफेयर था, उसमें ये बताया गया कि एक जो बताया गया आभा क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होगा आभा क्या है, कि जितने भी, जैसे कि आप एम्स से जाते हैं ना, या आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता था, पहले टोकन लेके एक लाइन लगाना पड़ता था, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ।
अब क्या हो चुका है, वो एक आभा एप्लीकेशन आ चुका है, वहाँ से आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेगा, आपको टोकन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आभा से आपका जो हेल्थ डैशबोर्ड है, हेल्थ डैशबोर्ड है मतलब आपका बीपी कम हो रहा है कि ज़्यादा हुआ है, आपकी एक प्रगति कार्ड के रूप में, प्रोग्रेस रिपोर्ट के रूप में आपको देखा जाएगा कि आपने पिछले बार कब चेकअप कराया था, आपका क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या दवाई ये किए थे, कौन डॉक्टर में, ये सारा चीज़ें पूरे हेल्थ का पूरा डिटेल जो है वो आपको आभा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी इसके 9 करोड़ खाते हो, 90 करोड़ खाते हो चुके हैं। पहले ये 14.7 करोड़ था, से 2026 में 90 करोड़ तक के रिकॉर्ड विस्तार हुआ है आभा एप्लीकेशन को डाउनलोड का। ठीक है, मतलब ये 14 अंकों का एक डिजिटल पहचान होता है, जिससे आपकी हेल्थ डिटेल, जैसे कि आधार होता है ना आपका, पूरा बैंकिंग से लेके सारा चीज़ें, वैसे ही आभा होता है। ठीक है। इसके साथ ही हेल्थ सर्विस में एक स्वस्थ पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, स्वस्थ भारत पोर्टल, जिसमें क्या हो रहा है कि खंडित स्वास्थ्य प्रणाली का डिजिटल एकीकरण होगा, कि जितने छोटे छोटे हमारा जो अलग अलग जो पार्ट था, ठीक है, स्वस्थ भारत के अंतर्गत सारी स्वास्थ्य प्रणाली, जितने भी स्वास्थ्य प्रणाली है, उन सबको एक साथ एक एप्लीकेशन पे दिखाया जाएगा। उसका नाम क्या रखा है, स्वस्थ भारत पोर्टल। एक प्लेटफॉर्म आपको और मिलेगा इस महीने के करंट अफेयर में, जननी प्लेटफॉर्म। जननी क्या है, प्रजनन आयु की महिलाएं डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब प्रसव पूर्व स्वास्थ्य ना, हाँ, तो प्रसव पूर्व स्वास्थ्य उसके ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है, जैसे जच्चा बच्चा कार्ड होता है, जच्चा बच्चा कार्ड होता है, ऐसे बहुत सारे कार्ड बने हुए थे, तो मैनुअली बने हुए थे, उनको अब डिजिटलाइज किया गया, और डिजिटलाइज करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया है, जननी प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पिछले महीने वजन कितना था, अभी कितना वजन हुआ है ना, ये सारा चीज़ें, वजन हो गया, खान पान हो गया, आपका ब्लड, ये सारा चीज़ें उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा जो मातृत्व MMR है जो है ना, मातृत्व मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य त्रिकोण आभा का विस्तार, यही जो बताया गया है, स्वस्थ भारत सेहत कार्यक्रम, जननी प्लेटफॉर्म भी हो गया। एक सेहत कार्यक्रम भी देखेंगे अभी, जस्ट इसके बाद ही देखेंगे कि एक्चुअली एक ऐसा कार्यक्रम लाया गया है कृषि और पोषण स्वास्थ्य को देखते हुए, ठीक है, कि उर्वरक को भी इसमें शामिल किया गया, अभी मिलेगा जस्ट। इसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक अभूतपूर्व वृद्धि हुआ है, और इसी मिशन के तहत ही आभा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आभा प्रोग्राम का जो लॉन्च किसके तहत चालू हुआ है, वो जो प्रोग्राम है या फिर जो डिजिटल अंक है, वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। कितने अंकों का होता है, 14 अंकों का होता है। ठीक है, कितने करोड़ खाता खुला है, 90 करोड़। पहले कितना था ये 2021 में, 14 करोड़ था, अभी 90 करोड़ खाते हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और है, एक पुरस्कार इस महीने चर्चित रहा है, उसका नाम है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो किनको दिया जाता है, किस क्षेत्र को, तो नर्सों को दिया जाता है, उनकी सेवा से प्रभावित होकर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे सेहत मिशन के बारे में आपको बताना था। सेहत मिशन क्या है बच्चों, तो कृषि से स्वास्थ्य तक के, देखिए यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया गया है, ये इनफाइनाइट का ही डायग्राम है, इनफाइनाइट के डायग्राम है, या तो इसे चक्र बोल सकते हो, कि आपकी जो लाइफ है यही से घूम के आती है। जैसे अगर मान के चले कि अगर आप खेती किसानी करते हैं, कृषिगत जो भी खाद्यान्न आप बॉडी में इनहेल्स करते हैं, लेते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ें जितनी ज़्यादा शुद्ध रहेगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप क्या रहेगा, आपका सेहत, जो सेहत है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। ठीक, इसको समझना पड़ेगा। क्या होगा कि खेती में वैज्ञानिक कृषि और बेहतर फसल करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक खेती ना, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आजकल। ऑर्गेनिक खेती क्या होता है, या जैविक खेती क्या होता है, जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करके, जैविक खादों का उपयोग करके ना, हम NPK की मात्रा जो है, ठीक है, उनकी पूर्ति भी कर ले, और हमें रासायनिक उर्वरक की जरूरत ना पड़े। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से आपकी जो रोग निवारण क्षमता है, जैसे कि डायबिटीज आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या नॉन कम्युनिकेशन डिसीज हो गया कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है ना, जैसे कि हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन मतलब होता है जिसका BP बढ़ा हुआ है ना, आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हो गई। क्यों चीज़ें हुई, क्योंकि हमारे जो खान पान है वो शुद्ध रूप से नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे रासायनिक केमिकल मिले हुए हैं। तो इन सब को एक साथ ठीक करने के लिए चलाया जा रहा है सेहत मिशन। ठीक है, कुपोषण का खात्मा करने की बात की जा रही है। सेहत क्या है, इसका फुल फॉर्म भी है सेहत ना, सेहत जैसे कि देखिए SEHAT, सेहत, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा S से साइंस, एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके
साइंस एक्सीलेंस करना है, हेल्थ को एक्सीलेंस करना किसके थ्रू करना है, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, ICAR और ICAR। ICAR जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, जो एग्रीकल्चर्स में बहुत ज़्यादा अनुसंधान करता है, और ICMR जो होता है मेडिकल रिसर्च के लिए कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये दोनों संस्था मिलके, ठीक है, जो हमारी जो थाली है कहे जाए तो पोषण है, ठीक है, उन पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और इसका टैगलाइन है खेती से थाली और थाली से स्वास्थ्य तक की एक वैज्ञानिक कड़ी। तो इसमें ये लाइन भी याद रखना है कि खेती से थाली और थाली से आपका कहाँ जाएगा, सेहत या स्वास्थ्य पे जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सेहत के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं कि यह खास तौर पे परिवार कल्याण मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, ये दोनों मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला ऐसा योजना होगा जिसमें रासायनिक उर्वरक मंत्रालय और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों मिले हुए हैं। पर अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, जिसके पास पंचायती राज भी है। और उर्वरक मंत्रालय जो है वो JP नड्डा जी के पास है, ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा, एक बेहतर पोषण मिलेगा, रोग निवारण क्षमता हमारा विकसित होगा और किसान कल्याण भी होगा। किसान कल्याण होगा क्यों, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं DAP के रेट बहुत ज़्यादा हाइक कर रहा है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ रहा है। यूरिया का जैसे खाद का दिक्कत हो रहा है, तो इसकी जगह हम जैविक खादों को अपनाएं। कैसे अपनाएंगे, ये सारा चीज़ें ICAR अपना क्या करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है। और बेहतर पोषण कैसे मिलेगा, ICMR जिससे उसकी जो विटामिन है उसकी पूर्ति होना चाहिए उससे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सेहत कार्यक्रम। NPK का जो रेशियो होता है 1:1 होना चाहिए जैसे है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी चीज से मुक्ति मिलेगा। तो आपको समझ आता है कि जो सेहत प्रोग्राम है वो आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, औद्योगिकरण व टेक निर्माण में चलते हैं। ये तो हो गया हमारा सेहत की बात। औद्योगिकरण टेक निर्माण में देखते हैं तो एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है प्रधानमंत्री मित्र पार्क। इसको हम PM मित्र पार्क बोल रहे हैं, PM मित्र पार्क का क्या होगा बच्चों, एक पार्क होगा जिसमें क्या होगा कि हमारा खास तौर पे जो हमारा खेत है, ठीक है, देखो खेत से हमारा कोई भी चीज़ों को कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, एक ऐसा पार्क होगा जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। टोटल 1695 करोड़ रुपए की लागत से बना है। देखो इसमें 5F की बात किया जा रहा है बच्चों, 5F क्या क्या होगा, एक हो जाएगा F से फॉर्म हो जाएगा, F से फाइबर हो जाएगा, F से फैक्ट्री हो जाएगा, F से परिधान हो जाएगा, F से फॉरेन हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ खेत से निकलता है, जैसे फाइबर हो गया ना, और उसको हम फैक्ट्री में डालेंगे, ठीक है, फैक्ट्री से वो फैशन डिजाइनिंग में बनेगा, कपड़ा बनेगा और वो विदेश में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, हमारे रोजगार के लिए कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय के बारे में बताया गया। PM मित्र पार्क कहाँ चालू किया गया है बच्चों, ये वारंगल में चालू किया गया। वारंगल कहाँ पर है, तेलंगाना पे, और तेलंगाना पर इसकी शुरुआत की गई है 1695 करोड़ से, ठीक है। देश का पहला कार्यरत PM पार्क माना जाएगा, जिसमें खेत से हम कपास को निकालेंगे, फिर उसको फाइबर बनाएंगे, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, वहां से परिधान होगा, वहां से विदेश। कहे का मतलब ये है कि इस पार्क में सारी चीजें यहीं पे होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एक हम टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मिल का पत्थर। तो राजस्थान का एक भिवाड़ी करके जगह है, वहां पे एक कंपनी है बच्चों, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर। सहस्त्रा सेमीकंडक्टर क्या कर रहा है, पहली बार हमारा भारत का MSME नेतृत्व वाला। MSME नेतृत्व क्या होता है, MSME ये उद्योगों का वर्गीकरण से संबंधित है, जिसमें मिडिल ना, माइक्रो, स्मॉल और मिडिल, ये इंटरप्राइजेस, बड़े उद्योगों को छोड़ के ऐसे उद्योग जो छोटे उद्योग हैं उसमें एक कंपनी है। MSME के अंतर्गत कंपनी का कैटेगराइज होता है, वो सारा चीज देखेंगे कभी। तो ये सहस्त्रा एकेडमी जो छोटी कंपनी है वो क्या बना रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है। और कहाँ पे अपना प्लांट डाला है, राजस्थान पे डाला है। ये भारत का पहला MSME नेतृत्व वाला प्लांट होगा सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक अर्धचालक होता है, जो खास तौर पे हमारा सोलर पैनल हो गया, जितने सारे हमारे जो चिप हैं, ठीक है, उस चिप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, चिप जो है वो बाहर से मंगाते हैं, खासतौर पर ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ से, ठीक है। हालांकि सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा चिप अभी भी ठीक से नहीं था, तो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा उपयोगी। एक और हम लोग जान लेते हैं, वित्तीय क्षमता क्या होता है कि आपातकालीन ऋण योजना 5.0 की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये क्या है आपातकालीन ऋण योजना की, खासतौर पे जैसे कोई ऐसा उद्योग हो गया जो उद्योगों को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ता है, जैसे खासतौर पे अभी क्या है कि एविएशन सेक्टर जो उड़ान इंडस्ट्री है ना,
वहाँ पे थोड़ा पैसे की दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट लागत ज़्यादा हो रहा है, फ्यूल का दिक्कत हो चुका है, यात्री कम मिलते हैं, या फिर उनकी जो सुरक्षा मानक हैं खासतौर पे, जैसे कि अभी 1 साल हुआ है ना अहमदाबाद का जो विमान दुर्घटना को, तो उनके लिए क्या होता है, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए योजना लागू की गई, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना। इसमें 2,55,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रवाह का टारगेट रखा गया है, और खासतौर पे एमएसएमई के लिए 50% कवरेज, गारंटी कवरेज किया गया है, शून्य गारंटी शुल्क के साथ में। देखिए एमएसएमई क्या होता है बच्चों, एमएसएमई मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसा इंडस्ट्री जो बड़े उद्योग ना हो ना, उसका पर्टिकुलर कैटेगराइज भी किया है लगभग कि 100 करोड़ से कम होगा तो एमएसएमई कहलाएगा, ऐसा वाला, तो वो अलग से बना हुआ है फाइल। उस फाइल के अंतर्गत जो छोटी कंपनी आते हैं उनके लिए वित्तीय क्षमता देंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसकी गारंटी शुल्क रहेगा, एमएसएमई के लिए 100% गारंटी कवरेज है ये। अब आता है किसानों के लिए, किसान में है किसान कल्याण, सशक्तिकरण और सुरक्षा, तो ये एमएसपी रेट डिसाइड किया है, ठीक है, इसको तो अभी देखेंगे ही। साथ ही अभी देखते हैं खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान, ये देखिए खेत बचाओ अभियान के क्या हो रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि उर्वरक हमारा देश में बनता भी है और कुछ चीज़ें हमें क्या होता है मंगाना भी पड़ता है। जिस चीज़ में आयात होता है वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा डॉलर में देना पड़ता है, तो इसको हमें कम करना था ताकि हमारा भुगतान संतुलन जो बीओपी है वो कम से कम संतुलित रहे। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, अभी हमने सेहत प्रोग्राम पढ़ा था कि हमारा जो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे, खेत बचाओ अभियान। खास तौर पे ऐसे 100 जिले को हमने सबसे पहले चुना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उर्वरक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। रायसेन एमपी से शुरुआत किया गया है खेत बचाओ अभियान का। शुरुआत कहाँ से हुआ है, रायसेन मध्य प्रदेश से शुरुआत हुआ है। ये कब से कब तक चलेगा बच्चों, तो 1 से 30 जून तक चलेगा, याद रखना है आपको, 1 से 30 जून 2026 तक के चलेगा, ठीक है। 1 से 30 जून तक के खेत बचाओ अभियान। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पंचायत विभाग हो गया, केवीके मतलब होता है कि इसमें खादी विलेज ग्राम करके ये आता है, ठीक है, वो हो गया, आईसीआर हो गया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और राज्य सरकार, ये सारों मिलके 4 याद रखेंगे, पंचायत, केवीके, आईसीआर, राज्य सरकार, ये चारों मिलके खेत बचाओ अभियान चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एमएसएमई पे बात करेंगे। एमएसपी रेट अभी जारी हो चुका है। एमएसपी रेट कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है भारत सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ये कई बार आता है, ठीक है। सांख्यिकी विभाग की जो विशेष समिति होती है, ठीक है, ये समिति डिसाइड करती है कि एमएसपी इस साल का क्या रहेगा। ये खरीफ सीजन का एमएसपी है, रबी का बाद में आएगा 26 के लिए, और खरीफ सीजन क्या होगा जो अभी फसल बोएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखेंगे इसमें ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ का डाटा और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए खाद्यान्न में टोटल अब हम लोग बात करें तो 4 फसल का, दलहन पे हम लोग बात करें तो 4 फसल का, तिलहन पे हम लोग बात करें 3 फसल का, रेसे में बात करें 2 फसल का, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 11 2 13 फसल का, ठीक। तो ये फिलहाल 13 फसल का भी मेरे पास डाटा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धान का। धान का जो रेट है, एक होता है सामान्य धान होता है, और एक होता है ग्रेड 1 धान होता है, ग्रेड 1। तो सामान्य धान का जो रेट है वो 2441 रुपये चल रहा है, और ग्रेड 1 जो पतला धान होता है वो 2461 रुपये पे जाएगा। साथ ही मक्का का रेट 2410 रुपये चल रहा है, ठीक है। अभी सरकार अरहर को भी खरीदना चालू किया है दलहन खरीदी के लिए, तो 8,450 रुपये डिसाइड हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेट किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा रेट जो रहता है वो मूंग का रहता है 8,700 रुपये, ठीक है। चना का है 5,550 रुपये, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है इसको, ठीक है, कि 1 एकड़ में 6 क्विंटल खरीदता है, अरहर को 1 क्विंटल खरीदता है, ऐसा ये लोग डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमएसपी। एमएसपी से पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि कितने फसलों का इसमें वर्गीकृत किया जाता है, जारी किया जाता है, ऐसे करके। और इसके लिए सिफारिश करने के लिए एक संस्था बनी है बच्चों, CACP करके, ठीक है। ये अपनी लागत मूल्य के 1.5 गुना के आधार पर क्या करता है, वो जारी करवाता है एमएसपी। साथ ही साथ गन्ना के लिए भी 2026-27 का उचित मूल्य जो जारी किया, ये एमएसपी नहीं होता, ये क्या होता है, FRP होता है। FRP में क्या होता है कि लागत मूल्य के साथ साथ आपका जो खर्च होता है, ठीक है, उनको भी जोड़ा जाता है। तो FRP जो होता है MSP से बहुत बेटर होता है,
क्योंकि इसमें जो लागत है उसको थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, इसलिए इसका रेट थोड़ा ठीक मिलता है। तो मात्र गन्ना बस के लिए एफआरपी जारी होता है। किसके लिए जारी होता है? गन्ना बस के लिए जारी होता है। और इस साल कितना रुपये डिसाइड किया गया सरकार ने? 365 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 365 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी जारी किया गया है। ओके, ये आगे बढ़ते हैं और कृषि के क्षेत्र में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और क्षेत्रीय विकास की बात करेंगे। क्षेत्रीय विकास को ऐसे पढ़ते हैं बच्चों कि अभी क्या है कि हमारा जो ये हो गया हमारा उत्तर भारत हो गया, खासतौर पे लद्दाख, और ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा ये बस्तर वाला संभाग हो गया। तो बस्तर में भी क्या है, अभी नक्सल मुक्त हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे वहाँ पे विकास करना ही था, मणिपुर का अलग चल रहे हैं। और लद्दाख में भी क्या हो रहा है कि सोनम वांगचुक, आपको पता होगा कि पिछले साल सोनम वांगचुक के माध्यम से लद्दाख वालों ने खासतौर पे यूटी बनने का बहुत विरोध किया और उनके साथ साथ बहुत सारे मांगे रखी थी। तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास का पैमाना मई में लेके आया है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन से जानेंगे। ठीक है, देखो ये है लद्दाख में 5 नए जिले का गठन हुआ है, टोटल 7 जिले बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नए जिले बनाए गए हैं। वहाँ पे पहले 2 ही जिला था। कारगिल जो लद्दाख के अंतर्गत अब शामिल कर दिया, पहले ये जम्मू कश्मीर में था। तो 10,000 लीटर तक के क्या हो रहा है, डेयरी प्लांट की स्थापना की है। सोचिए कि आप उतने ऊपर इतनी दुर्गम जगह पे लाके हमने डेयरी प्लांट चालू किए हैं। ठीक है, और कितना का प्लांट है? 10 लाख पर लीटर। ठीक है, 10 लाख लीटर पर डे, इस हिसाब से डेयरी प्लांट बना रहे हैं। ये लद्दाख का भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जो स्पेशल फेमस है, जैसे कि कॉफ़ी के लिए नागालैंड फेमस है। ठीक है, त्रिपुरा पाइनएप्पल के लिए फेमस है ना, हाँ, क्वीन पाइनएप्पल बोलते हैं इसको। और कीवी के लिए अरुणाचल प्रदेश फेमस है। तो वहाँ पे हम हर एक स्टेट को पर्टिकुलर एक फल के लिए, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको फेमस कराएंगे। ठीक है, प्लस वहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग नहीं मिला, जैसे कि कॉफ़ी को जीआई टैग दिलवाएंगे वहाँ का, और ये क्वीन पाइनएप्पल को तो त्रिपुरा में मिल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ों को हमें क्या करना है, एक फॉरेनर ब्रांड बनाना है। इसके लिए फंड भी जारी किया गया है। और डेयरी सहकारिता में 70% की वृद्धि, जैसे कि 2014-15 में जब था तो 146 ना 146 मीट्रिक टन था, वो बढ़ के अब 248 मीट्रिक टन हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। देखिए विकसित पूर्वोत्तर की बात करते हैं। विकसित पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश आता है, ये नागालैंड होता है, ये मणिपुर होता है, मिजोरम, ये त्रिपुरा होता है। ठीक है, ये हो जाता है मेघालय, और ये हो जाता है असम हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर प्लस यहाँ पे, तो ये 7 सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्वोत्तर में अगर हम लोग देखे जाए, पूर्वोत्तर विकसित पूर्वोत्तर में हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक मिजोरम, एक नागालैंड हो गया, और एक हो गया त्रिपुरा। यहाँ पे 3 स्टेट पे पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे कीवी के लिए, यहाँ पे एप्पल पाइनएप्पल अनानास के लिए, और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए इस साल अनुदान दिया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को कीवी के लिए 167 करोड़ का अनुदान मिला है, नागालैंड को कॉफ़ी डेवलपमेंट के लिए 175 करोड़, और त्रिपुरा को 236 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है पाइनएप्पल के लिए। ठीक है, आपको नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के नाम भी बताते हैं, जैसे कि ये हैं असम, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा, मेघालय है ना। तो ये खासतौर पे इस बार ये 3 स्टेट के लिए पर्टिकुलर डेवलपमेंट काम किया गया है। ठीक है, इधर हमारा वेस्ट बंगाल है, इधर म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के लिए और क्या क्या किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2019 में लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, जम्मू कश्मीर से काट के। ठीक है, जम्मू कश्मीर से काटा गया और इसको भी यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके साथ ही यहाँ पे तो विधानसभा आ गया, यहाँ पे नहीं आ पाया है। ठीक है, तो इसका विरोध कर रहे थे सोनम वांगचुक और उसकी संस्था के द्वारा, या बहुत सारे वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। तो इस साल इसको देखते हुए 6000 करोड़ का यहाँ पे बजट जारी किया है। साथ ही एक सिंधु इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किया गया है, जहाँ पे वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पे क्या किया जाए, विकास किया जाए करके, आधारभूत संरचना का। साथ में वहाँ पे 5 नए जिले बने हैं, 2 जिले पहले से थे, अब उसको टोटल 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 193 पंचायत भी डेवलप हो चुका है वहाँ पे लोकल भाषा में, और 5 भाषाओं को मान्यता भी मिला है। ये 5 नए जिले कौन से हैं, साम, नुब्रा, चायांग, जास्कर और द्रौस। तो इसको भी याद रखेंगे, साम, नुब्रा, चायांग, जास्कर और द्रौस। ठीक, ये हो गया पूरा लद्दाख का डेवलपमेंट हो गया। आगे देखते हैं
कारगिल पे एक डेयरी प्लांट्स भी वहाँ पे स्थापित हुए हैं जहाँ पे 10 लाख लीटर पर डे यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भेड़ पालन का बहुत ही अच्छा माहौल है और वहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी अच्छे से गठित कर सकते हैं। आगे बाधा रहित भारत के लिए क्या किया जा रहा है, तो बाधा रहित भारत के लिए आपको याद रखना है कि इस बार क्या हुआ है, एक तो डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है और एक है मल्टी लेन फ्री फ्लो। डीजी यात्रा क्या होता है कि अब क्या होता है कि पहले जब आप उड़ान क्षेत्र पे जाते थे ना, एयरपोर्ट पे जाते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका ये मैनुअल सत्यापन में लग जाता था। ठीक, वो जो प्रोसेस टाइम ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था उसको अब कम करके आपकी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से आपकी जो डीजी ना, डिजिटल जो आपका जो ये है, ठीक है, उनका प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से उसकी आईडी को चेक करके बहुत जल्दी ही आपको लगभग 5 सेकंड के आसपास जाने दिया जाएगा। टोटल 38 हवाई अड्डों पे लागू हो चुका है 10 करोड़ से अधिक यात्री पे। मल्टी लेन फ्री फ्लो क्या होता है कि ये जैसे कि ये फास्टैग लगा हुआ है, तो आपको अब क्या होगा कि टोल नापा पे ऐसे बैरियर बना होता है ताकि गाड़ी रुके, फास्टैग हो या टोल दे, उसके बाद वो जाए। अब क्या हो जाएगा कि एक बैरियर रहित टोलिंग सिस्टम, ठीक है, बैरियर रहित टोलिंग सिस्टम चालू हो चुका है। कहाँ पे चालू हुआ है, नेशनल 48 पे चालू हुआ है, गुजरात पे। ठीक है, सुरुज भुरुच खंड बोलते हैं उसको, ये 48 गुजरात पे, वहाँ पे चालू हो चुका है मल्टी लेन फ्री फ्लो करके। ठीक, ये 2 टेक्नोलॉजी हमारा कहीं ना कहीं बाधा रहित भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जैसे कि ये देखिए डीजी यात्रा का बहुत ही अच्छा से यहाँ पे भी बताया गया है कि ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होगा। पहले पारंपरिक प्रवेश होता था, आईडी दिखाओ, फिर उसके बाद टिकट दिखाओ, फिर आपका ये दिखाओ, फिर आपका पासपोर्ट दिखाओ, बहुत सारा जो आपका कार्ड को मांगा जाता था और उसमें 2-3 जगह काउंटर पे भेजा जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी होता था। ठीक है, आपको आधा घंटे की यात्रा करनी है लेकिन उसके लिए आपको 2 घंटे पहले आना पड़ता था। अब उसको कम करके आपका क्या हो जाएगा, डीजी यात्रा नोट हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, आपकी फेस आपका ये स्कैन होगा और उस फेस से क्या होगा, आपके चेहरे की पहचान करके आपका पर डिजी लॉकर पे जाके आपकी आईडी को चेक किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सारे पासपोर्ट हो गए, आपकी आईडी हो गया, आपकी टिकट हो गए, सारा चीज़ें वेरीफाई करके आपको जल्दी से जाने दिया जाएगा। इससे जो यात्रियों को टाइम वेस्ट होता है उससे बचेंगे। ठीक है, 2030 तक के 50 करोड़ यात्री तक की ये एक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब छोटे शहरों में भी लोग हवाई यात्रा करते जा रहे हैं। तो हमारे देश में हवाई यात्रा करने वाले की संख्या में एक वृद्धि होगी, जिसका रोड मैप तैयार किया है कि 2030 तक 50 करोड़ और 40 तक के 100 करोड़ यात्री आ सकते हैं। ठीक, वर्तमान स्थिति बात करें तो 38 हवाई अड्डों पे ये एक्टिव हो चुका है और 10 करोड़ से अधिक लोग उपयोग कर चुके हैं। टोटल 11 भाषा में है, 11 भाषा और जोड़ दिया जाएगा ताकि अपनी भाषा में भी अपनी आईडी को दिखा सकें। ठीक है, ये है डीजी यात्रा। इसमें अभी हाल ही में विराट कोहली ने अपने निजी ट्विटर के माध्यम से ना इंस्टाग्राम पे इसको शेयर किया था कि डीजी यात्रा होने से जो खासतौर पे जो ट्रैवलर ऑफ इंडिया, मतलब ट्रैवल इंडिया है, जो लोग यात्रा करते रहते हैं, जिनका प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा यात्रा करना, उनके लिए कहीं ना कहीं ये समय की बचत होगा। जो हमारे ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, ईजी ऑफ फ्लाइंग हो गया, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हो गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मतलब हमारा जो हवाई अड्डा हो वो क्या होना चाहिए, एक ग्रीनफील्ड होना चाहिए जिसमें पेपरलेस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ठीक है, ये और डिजिटल इंडिया का भी प्रोग्राम तो है ही। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर तकनीक और हरित ऊर्जा। आत्मनिर्भर तकनीक में हम टेक में सेमीकंडक्टर निर्माण को हमने क्या किया, पहली बार प्लान किया है। भारत का पहला एमएसएमई सेमीकंडक्टर प्लांट है। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो, स्मॉल और मिडिंग ना, ये इस लेवल का जो इंडस्ट्री होती है, इसमें से एक नाम आया है सहस्त्रा सेमीकंडक्टर, और सहस्त्रा सेमीकंडक्टर भिवाड़ी राजस्थान में अपना पहला उत्पादन प्रारंभ कर चुका है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं भारत में बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है, और ये चिप निर्माण हो गया ना, या हमारा सोलर पैनल हो गया, या कहीं जितने सारे हमारे टेक्नोलॉजी आधारित है उसमें मांगता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक, एनर्जी ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो रन फॉर फन एक मैराथन हुआ था। ठीक है, ये मैराथन क्यों हुआ था, क्योंकि हमें सूर्य ऊर्जा पे हमने काफ़ी अच्छा हमारा विकास रहा है। 30 लाख रूफटॉप बना चुका है। ठीक है, घरों में जो छत, ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं ना, हर घर में जो लग रहा है, जिसका योजना का नाम है पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें लगभग 1,08,000 3 से 5 मेगावाट तक के अगर आप लगाते तो 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, और लगभग 88,000 आपको अपने जेब से देना पड़ता है, या तो EMI करा सकते हैं। ये योजना के अच्छे काम के लिए मैराथन हुआ था। ठीक है, तो रन फॉर सन मैराथन।
एक साथ ही साथ हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चालू होगी सींध से सोनीपत खंड पे 75 किलोमीटर घंटा के दौड़ने के तैयार हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोजन ट्रेन भी चालू हो चुका है। आगे देखते हैं रन फॉर मैराथन को, क्योंकि अभी ऊर्जा संकट हमारा कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहा है और ये जितने सारे इंटरव्यू हो गया ना, अभी देखना ये सब चीज़ें ही पूछा जाएगा। तो रन फॉर सन मैराथन अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस के दिन शुरुआत हुआ, जो कि 3 मई 2026 को मनाया जाता है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि स्थान था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली पे। ठीक है, उपलक्ष्य क्या हुआ कि डिजी यात्रा भी शुभारंभ हो गया और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इनके सेलिब्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इस महीने 2,70,000 इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, 2,70,000 इंस्टॉलेशन हुए हैं, टोटल 30 लाख हो चुके हैं भारत में, 30 लाख। इससे क्या होगा कि हमारे 2014 में जो 2.82 गीगावाट का सौर उत्पादन था, वो 2031 के आते आते कितना हो जाएगा? 150 गीगावाट हो जाएगा। ठीक, ये सुरक्षा चक्र की बात करें तो सुरक्षा चक्र में मिशन दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन दृष्टि क्या है? मिशन दृष्टि के तहत हम एक पर्टिकुलर सैटेलाइट लाए हैं, ये प्राइवेट सैटेलाइट रहेगा, उसका नाम रहेगा ऑप्टोसार। ऑप्टोसार में क्या है? ये 2 भाग में डिवाइड हुआ है। ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल कैमरा और सार मतलब रडार। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैमरा और हर मौसम में काम करने वाला एक रडार है सार करके, इसको बनाए कि कौन सी कंपनी बनाए? गैलेक्सी आई ने बनाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिशन दृष्टि प्रोग्राम जो अंतरिक्ष पे। और जमीनी स्तर पे क्या काम चला है आपदा प्रबंधन के लिए? सेल ब्रॉड सिस्टम जमीनी स्तर पे चला है, जिसको हमारी जो टेक्नोलॉजी निर्मित कंपनी है CDOT और हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मैनेज अथॉरिटी NMDA, ठीक है, ये दोनों मिलकर स्वदेशी तकनीक का विकास किए हैं और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखे हैं बच्चों सचेत। इसमें क्या होगा कि अभी हाल ही में पता होगा कि कुछ दिन पहले सबके फ़ोन पे एक अलर्ट बजा था ना, अलर्ट बजा था, जो लोग डाटा चालू नहीं किए थे उनका भी बजा था। तो ये जो अलर्ट था एक टाइप का क्या था कि एक पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे कोई आपदा आती है तो आपदा से कैसे बचा जाए। ठीक है, आपदा से कैसे सूचना दिया जाए लोगों को, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उन सब से कहीं ना कहीं हमें बचाया जा सकता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते देखिए, ये सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट से अगर हम लोग बात करें मिशन दृष्टि को, तो ये ऑप्टिकल कैमरा हो जाएगा। ये कैमरा को पूरा ये करेगा। कैमरा क्या रहेगा कि दिन के प्रकाश में और अच्छा रिजोल्यूशन देगा, रात के प्रकाश में भी देगा। और दूसरा जो है हमारा सार, जो सिंथेटिक ऑब्जेक्ट का रडार है, जो ये रडार जो रहेगा, जैसे बीच में बादल आ गया या फिर और मौसम आ गया, उनको तक को क्या करेगा, भेद के नीचे का जो पोजीशन है उनको क्या करेगा, ये दिखाएगा। ठीक है, हर मौसम पार को दिखाने। एक्चुअली क्या, जब हम ज़मीन पे रहते हैं तो कोई बादल के ऊपर से कोई ऐसे चीज़ें आ रहा है, अनुवांछित चीज़ें आ रही है, उनको दिखाने पे रडार काम आता है। ठीक है, रडार के बारे में अभी और बाद में टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, कोई भी जो चीज़ रहता है, ठीक है, सेंसिटिव चीज़ रहता है या कोई किरण होता है, कोई भी चीज़ ट्रैकिंग रहता है, उसको अपने ट्रैक में लेता है। तो ये बादल को भी अब पर्टिकुलर उसको छेद सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टोसार तकनीक ना। और एक हम लोग बात कर रहे हैं CBS सिस्टम का। तो क्या NMDA और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर आपदा की पहचान करेगा। ये बोलेगा कि यार भूकंप आ चुका है ऐसे करके, या बोलेगा कि यहाँ पे इस इलाके पे उड़ीसा पे बाढ़ आया हुआ है ना, या फिर बोलेगा कि यहाँ की हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे भूस्खलन आया हुआ है, अब यहाँ के लोगों को बताना है आपको। तो क्या करेगा कि ये लोग आपदा की पहचान करके किसको देंगे, CDOT को देंगे कि आप बताइए तकनीकी विकास। ये पूना पे है CDOT, और वो क्या करेगा, पर्टिकुलर सचेत प्लेटफॉर्म पे अलर्ट जारी करेगा। और ये इस प्लेटफॉर्म से जो जियो टारगेटेड प्रोसेसिंग होगा, बोलेगा कि इस एरिया पे डालना है तो उस एरिया पे, और रियल टाइम मतलब अभी डालना है या फिर कितना बजे, जैसे कि सुबह 9 बजे हो गया या 10 बजे हो गया, जो भी टाइम पे, वो दोनों टेक्नोलॉजी से उपयोग करके आपके मोबाइल पे ये अलर्ट बजना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपातकालीन संदेश रहेगा, बिना नेटवर्क कंजक्शन के बजेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो भारत में सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी है। आगे देखते हैं सशस्त्र रक्षा बल आधुनिकीकरण पे। तो प्रोजेक्ट 17A आ चुका है, जो नीलगिरी श्रेणी का है। ठीक है, ये युद्धपोत है, इसका अलग अलग श्रेणी आ रहा है, इसमें इस बार 17A आया है, जहाज की डिलीवरी हो चुका है। ठीक, एक कम्बोडिया पे हमारा सैन्य अभ्यास चला हुआ है, सीनबैक्स DT करके, जो कम्बोडिया भारत के साथ में चला था, 2 पक्षी। एक मेघालय उमरोई करके जगह है, जहाँ पे प्रगति 2017-26 के तहत 13 मित्र देश, कितने देश हैं, 13 मित्र देशों के साथ यहाँ पे बहुपक्षीय अभ्यास किया गया था। साथ ही साथ 2 नई नियुक्ति है चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में, जनरल NS राजा सुब्रमणी और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये नौसेना प्रमुख बने हैं। ये
CDS प्रमुख बने हैं। अब हम बात करेंगे CDS पे। तो CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये रक्षा विभाग का सबसे हेड होता है मोटा मोटा, ठीक है। हालांकि हेड राष्ट्रपति होता है, उसके बाद जस्ट इसका नाम आता है। ये नौसेना, थल सेना, वायुसेना के किसी एक हेड का रहेगा, किसी एक हेड का रहेगा, ठीक है। जैसे ये थल सेना हेड है, थल सेना हेड है क्यों? क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट में थे ना, तो थल सेना हेड हैं अभी NS राजा सुब्रमणी, और वही को ही CDS बनाया गया, क्योंकि इन तीनों के हेड में से एक क्यों बनाया जाएगा, तो रैंक बराबर रहेगा और कोई भी हेड का बराबर रहेगा। ये पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि इन तीनों का हेड रहेगा, ऐसा। गढ़वाल रेजिमेंट में थे, 8वीं बटालियन में, ये कमीशन में थे। 31 मई को ये पद संभालेंगे और तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में कि CDS जो है वो मुख्यतः 3 अभी तक के CDS बन चुके हैं। एक विपिन रावत बने हैं, अनिल चौहान जी बने हैं और NS राजा सुब्रमण्य जी बने हैं। जनरल विपिन रावत का जो कार्यकाल था 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक था, और अनिल चौहान जी जो थे वो 30 सितंबर 2022 से, क्योंकि बीच में गेप हुआ था, नहीं बने थे, याद रखना आपको, ये 2026 तक के, और ये कंटिन्यू बना दिए 31 मई 2026 से NS राजा सुब्रमण्य, ठीक है। ये तीसरे नंबर के CDS कहलाएंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। पहले नंबर पे थे विपिन रावत जी। आगे बढ़ते हैं। रणनीतिक सुरक्षा और सैन्य कूटनीति, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट की बात करें तो मिलिट्री डिप्लोमेसी में अभी हमने जो बात किया सिनबैक्स और ये प्रगति को लेके, ठीक है। और सीमा बॉर्डर लाइन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट दीपक चल रहे हैं। प्रोजेक्ट दीपक क्या है? तो प्रोजेक्ट दीपक एक्चुअली एक रोड बनाने वाले प्रोजेक्ट था, जिसमें BRO के द्वारा रोड बनाया गया था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, शिमला पे, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर लाइन जो होता है उसको NHAI नहीं बनाता, वहाँ पे कौन बनाता है? BRO बनाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट दीपक चल रहा है, इसका स्थापना दिवस मनाया गया, 66वां स्थापना दिवस, ठीक। आगे देखते हैं साइबर सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व। तो कॉमन कैरियर डेवलपमेंट बोर्ड है CCTB, ये इंटरनेशनली बोर्ड है जो क्या करता है? सीमा पार टेक्नोलॉजी पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। सीमा पार, एक देश से दूसरे देश जब टेक्नोलॉजी जाएगा, डाटा जाएगा, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें को भेजना है, किसको नहीं भेजना है, तो ये बोर्ड डिसाइड करता है। इस बोर्ड का इस साल 2 साल के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया है, 2026 से 28 तक के। तो कहीं कहीं RT सुरक्षा मानक में भारत की एक बढ़ती भूमिका दिखती है। साइबर सुरक्षा, ठीक है, नाम याद रखेंगे CCTB, ओके। इसके बाद है शीर्ष नेतृत्व नियुक्तियाँ, तो ये 2 हमने बता दिया ना, ये कृष्णा स्वामीनाथन को भी याद रखेंगे, नौसेना हेड। आगे देखते हैं सुदूर लोकतंत्र और प्रशासन में न्यायपालिका में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो न्यायाधीशों की संख्या थी, पहले वहाँ 1+33 हुआ करता था। एक CJI होता था मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। अब यही बढ़ के क्या हो चुका है? 37 हो जाएगा। 4 अन्य न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की गई है। तो भारतीय संविधान के 124A के तहत मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है धारा 124A के तहत, ठीक। तो शुरू में तो ये 5 था मूल संविधान में, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और केसेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जज भी बढ़ाया जाए, ठीक। नागरिक की दृष्टि से देखे जाए तो SIR 2025 कंप्लीट हुआ पूरे देश में, जिसमें कि हम लोग चरणबद्ध तरीका से अभी तीसरा चरण कंप्लीट हो चुका है। कुछ ही राज्य ऐसे बचे हैं, 3-4 राज्य बस, और एक हमारा जो चल रहा है जनगणना 2027 ना, 26-27 जो भी बोलो, इसका पहला चरण HLO जो हाउस जो मकान सूचीकरण है वो 6 राज्यों पे लागू हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो SIR है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। SIR पे बात करें तो पहला चरण बिहार में हुआ था, दूसरे चरण में 9 बड़े राज्य थे जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो छत्तीसगढ़ दूसरे चरण पे शामिल था 3 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, ठीक, ओके। आगे देखते हैं अंतिम छोर, समावेशी विकास अंतिम छोर पर पहुंच। तो अब क्या हो रहा है कि जनजाति कल्याण बजट जो था वो 28,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 1,50,000 करोड़ किया गया है। क्योंकि अभी को पता होगा कि 31 मार्च 2026 से नक्सल मुक्त की घोषणा हो चुकी है बस्तर में। तो बस्तर में हो चुके, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिलीज करना था, तो इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनजाति कल्याण बजट में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा। शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा बस्तर पे संचालित है। ये वीर गुंडाधुर जो बस्तर में हमारा जो भूमकाल आंदोलन में सबसे प्रसिद्ध नेतृत्व किया था, और उनका गांव का नाम था नेतानार से इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ पे क्या है कि जो सुरक्षा कैंप हुआ करता था ना, तो सुरक्षा कैंप पे क्या हुआ है कि अब यहाँ सुरक्षा कैंप पर ज़्यादा काम है नहीं, तो वहाँ पे हम जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे स्कूल हो गया ना, CSC सेंटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर और भी कोई केंद्र, डाकघर हो गया, ये सारे चीज़ के रूप में देखेंगे। ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले मिलिट्री ऑपरेशंस में उपयोग करते थे, अब इसको हम लोग सिविल जो सिविल सर्विस है उसमें हम उपयोग करेंगे, ठीक है।
इसके साथ एक और आपको याद रखना है बच्चों कि जनजाति समागम एक पर्व था, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि ये भगवान भगवान जो बिरसा गुंडाधुर था, ठीक है, उसके 150वीं जयंती हाँ, ये 150वीं जयंती मनाया गया था और 150वीं जयंती पर क्या हुआ कि जनजाति समागम मनाया गया, ठीक है। और इसमें नारा दिया था कि तू और मैं एक रक्त हैं। तो कहीं ना कहीं हम जनजाति, ठीक है, और हमारे जो भारतीय की सिविल नागरिक हैं उन सबको एकीकरण करने की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं हमारा प्रशासन वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगा। आगे देखते हैं। हाँ, अभी तक के टोटल एकलव्य मॉडल जो बन चुके हैं 722 स्कूल खुल चुके हैं, ठीक। भारत इनोवेट 2026, ठीक है, ये भविष्य का इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और इनोवेटिव 2026 के तहत इसको पेरिस में एक रोड शो कराया जा रहा है। कहाँ पे होगा? पेरिस में रोड शो होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा भारत इनोवेट 2026, इंडिया इनोवेट 2026, ठीक है। इसका बहुत सारे कारण में से एक कारण है, ऐसे करके बोल सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे हमने बात किया डिजी यात्रा, एक्सप्लोर, आभा, ये सारे चीज़ को। अब आता है हमारा कंजर्वेज 2026 विकास का इकोसिस्टम। अगर बात करें मेंस की दृष्टि से या एक इंटरव्यू की दृष्टि से, तो कृषि से स्वास्थ्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे सेहत मिशन हो गया ना, ठीक है। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस भी बहुत अच्छा आया। तकनीक से शासन की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे डिजी यात्रा हो गया, आभा हो गया। ये हमारा क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक हम सुरक्षा से समाज की ओर बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी से सोसाइटी की ओर, जैसे कि C.DOT हो गया और इसने जो बनाया था CBS ना, जो अलर्ट मोड हो गया कि सुरक्षा से समाज बचे, ऐसा। ये ऊर्जा से बुनियादी सुरक्षा पे हम बात कर रहे हैं, सूर्य घर योजना के तहत PM मित्र हो गया, ये सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं ये सारी घटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मई का जो है एक विकसित भारत की ओर लेके जाएगा और एक अकाल ले रहा है। और हमारा जो अभी का जो मई का करेंट अफेयर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल का नाम है नंद सर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक। ओके, धन्यवाद।